नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश के अंदर चुनाव जारी है। इस बीच 3 चरण हो चुके हैं और चौथे चरण के लिए लगातार बयानबाजी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक समुदाय का वोट एक तरफा किया जाए और कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसके बाद लगता है कि अब वो खुद ही अपने सवालों के घेरे में घिर गए। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेविका शिवानी जी हैं, जो लगातार जो है गरीब मजदूरों से, महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी रहती है। शिवानी जी, कैसे देख रहे हैं? 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण के लिए पूरा प्रचार जारी है। क्या लगता है 3 चरण जो हुए हैं इसमें कौन आपको लग रहा है कि इस समय गठबंधन या एनडीए कौन आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये तो ऐसा बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना अभी अलग अलग सोर्सेज से रिपोर्ट्स आ भी रही हैं उससे ये तो लग रहा है कि बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। और समझा जा सकता है जिस किस्म का हम लोग लगातार बीजेपी के नेताओं और ख़ास तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके भाषणों में जिस किस्म का हम डेस्परेशन भी देख रहे हैं। जो पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक आधार बना के मंगलसूत्र और आप लोगों की संपत्ति बेचने और आप लोगों के धर्म को खतरे में बताते हुए अलग अलग तरीके का जो उन्होंने पहले पूरा भाषणों में एक तरीके की ख़ास जो उनकी राजनीति है उसका प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो अचानक हमें अब ये देखने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ में फिर एक आतंकी हमला हो गया। इसकी आशंका भी कई लोग जता रहे थे कि होना हो कि चुनाव से पहले या फिर चुनाव के दौरान ही कहीं कोई आतंकी हमला हो जाए, और जिस तरीके से पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ उस तरीके से इस बार भी वोटों की फसल काटने का काम फासीवादी भाजपा करे। यही नहीं, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी जिस तरीके का एक अंध राष्ट्रवादी उन्माद है वो फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो 370 जो अनुच्छेद 370 को हटाकर एक तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बनने की जो उनकी पूरी इमेज बिल्डिंग थी, कहीं ना कहीं उसमें वो शायद सफल होते हुए खुद को नहीं देख पा रहे हैं। फिर राम मंदिर के इनॉग्रेशन के साथ जो जिस तरीके का वो फ्रेंजी, जिस तरीके का एक सांप्रदायिक माहौल पूरे देश में क्रिएट करना चाह रहे थे, उसमें भी वो नहीं उस तरीके से सफल हुए क्योंकि हम सब लोगों ने देखा कि उसको वैसा ट्रैक्शन मिल ही नहीं पाया। और यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला तो अभी ऑपोजिशन के वजह से जो विरोध जनता के अलग अलग हिस्सों की तरफ से भी आया उसके हिसाब वजह से अभी तो यूसीसी वो लागू नहीं कर पाए हैं। तो जो इनके प्लैंक्स थे, 370 हो, राम मंदिर हो, फिर यूसीसी हो, वो ये इस्तेमाल तो काफ़ी करना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और फिर आनन फानन में इलेक्शन से पहले ही सीए के कानून को लाने वाली बात, उसी कानून को लेकर पूरे देश में जो जन प्रतिरोध हुआ, जिस किस्म का मास रेजिस्टेंस हुआ था, तब तो वो ये नहीं कर पाए। लेकिन फिर आज ऐन चुनावों से पहले सीए को लाना, ये सब ये दिखला रहा है कि इस टाइम आरएसएस जो कि एक फासीवादी संगठन है, फासीवादी विचारधारा पर चलता है, और बीजेपी जो कि उसका इलेक्टोरल विंग है, ये काफ़ी जिटरी हैं। मतलब ये खुद कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं और अब इनके भरोसे एक तो इसी तरीके का नफरती भाषणों का जो एक सिलसिला है वो है, और ज़ाहिर तौर पे ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल फिलहाल में जजमेंट दिया है, तो अब ईवीएम के भरोसे हैं ये लोग, ईवीएम के भरोसे हैं। लेकिन लगातार जो बयानबाजी बदल रही है, पहले चरण होता है वहाँ पर मांस मछली की बात की जाती है, दूसरा चरण होता है मंगलसूत्र आ जाता है, मुसलमान खुल करके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तीसरे चरण में किस तरीके से शहजादा वर्सेस शहंशाह की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर वो लगातार कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी जवाब देते हैं कि आप शहंशाह की तरह देश के अंदर काम कर रहे हैं। और अब चौथा चरण आ गया जहाँ पे अंबानी अडानी, जिसका जिक्र लगातार राहुल गांधी पिछले 5 साल से कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब वो खुद अपनी ही पिच पर जो विपक्ष पिच बिछाता आ रहा है उस पर फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि वो खुद नहीं जानते हैं कि अभी वो कौन सी बात करे जो बात चल जाए। वो चल नहीं पा रहा है, मतलब वो इस टाइम हिट एंड ट्रायल मोड में है, क्या चीज़ उनके काम आएगी क्या नहीं आएगी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एक जो राजनीति जो उनकी पूरी विचारधारा का हिस्सा है, धर्म की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ जो है नफ़रत फैलाने की राजनीति, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरीके के वो कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं,
अब आप खुद सोचिए, इस टाइम इलेक्शन कमीशन अगर कोई कैंडिडेट धर्म का इस्तेमाल, मज़हब का इस्तेमाल अपने इलेक्शन की स्पीचेस में करता है तो इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेजता है। यहाँ आपको गौर करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली कोई नोटिस नहीं भेजी गई, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को भेजी गई। इसका क्या मतलब है? आप बाकी जो कंटेस्ट करते हैं चुनाव, उनके खिलाफ भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने नहीं भेजा। दूसरी चीज़, अब आप खुद देखिए कि इस वक्त ये क्यों और ज़्यादा जिटरी हैं, क्योंकि हमें तो ये बहुत उज्ज्वला योजना और फलाना ठिकाना कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम कितना स्त्रियों के ऊपर जो वार हो रहा है उसका जवाब तो मोदी सरकार आने पर ऐसा देगी। अभी जो हुआ है कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना, उसके बाद से तो अब देश की जो मेहनतकश स्त्रियां हैं वो तो पहले से ही इनकी असलियत जानती थी। मेरे ख्याल से देश की आम स्त्रियों को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये एक पार्टी है जो बलात्कारियों के शान में तिरंगा यात्राएं निकाल चुकी है। बिल्किस बानो के जो गुनहगार थे उनको ये फूल मालाएं पहनाती है, और ये वही पार्टी है जो इस वक्त कर्नाटक में क्यों नहीं बीजेपी जेडीएस से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। उस पर सवाल कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की सरकार है, पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया और कह दिया कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पूरी तरीके से कार्यवाही करे इसको लेकर के। देखिए ये तो उनका तरीका है। कांग्रेस का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो देखिए अगर सच्चाई की बात है तो ऐसे तमाम एंटी वुमेन क्राइम्स जब हुए हैं तो कांग्रेस ने भी अंडर प्रेशर, कर्नाटक मामले में भी अंडर प्रेशर उनको एफआईआर करनी पड़ी और उन्हें सिट का एसआईटी का गठन करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। लेकिन ये बात भी आज अगर हम बाकी चुनावबाज पार्टियों और बीजेपी के बीच में कोई मुकाबला करें तो निसंदेह बीजेपी ही हर एक उसमें, जो कि चाहे वो एंटी वुमेन क्राइम्स की बात हो, चाहे ऐसे लोगों को टिकट देना हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हो, तो बीजेपी उसमें अव्वल आती है। और इस मामले में भी जो कर्नाटक में हुआ, ये एक बार फिर आंख खोल देने वाली घटना है कि ऐसे लोग आज ना तो देश के आम मेहनतकशों की नुमाइंदगी कर सकते हैं और ना देश की आम स्त्रियों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इस वक्त विपक्ष का गठबंधन तैयार हो रहा है वो भी देखिए जनता के असली जो आप कह सकते हैं हित हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि इन तमाम चुनावबाज पार्टियों को फंड करने वाले वही लोग हैं, यानी कि पूंजीपति घराने। जो विपक्ष है वो देखिए बात कर रहा है, उधर से जो जवाब मिल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्षी पार्टी है वो लगातार बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, जब महिलाओं के मुद्दों की, संविधान की बात की जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, और लगातार इसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि देश के अंदर हालात ठीक नहीं। लेकिन वहाँ से जवाब में जो मिल रहा है कि मुसलमान, शायद कांग्रेस जो है मुसलमान के हित के लिए काम करना चाहते हैं, इस तरीके के आरोपों को कैसे देख रहे हो? साथ ही जिस तरीके से कल बीते दिन जो है राष्ट्रपति मुर्मू का जिक्र जो है चुनाव के अंदर आ गया है, कैसे उनको लेकर भी चुनाव को एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि देखिए बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव इसलिए भी ज़रूरी हैं, जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ये नहीं, अगर जीतेंगे तो उन्होंने जो एक पूरी इमेज बनाई है, क्योंकि उनका पूरा इलेक्शन ही एक कल्ट फिगर है नरेंद्र मोदी, उसके इर्द गिर्द लड़ा और जीता जाता है। ज़ाहिरा तौर में उसमें उनकी मदद आज लंबे समय से जिस किस्म का आप कह सकते हो कि स्टेट की मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी के जो तमाम संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जो प्रोसेसेस है, उनका एक इंटरनल टेक ओवर, अंदर से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम लंबी प्रक्रिया में आरएसएस बीजेपी ने किया है। उसके आज नतीजे हमें देखने को सामने आ रहे हैं। अब कोई कहे कि रातों रात इलेक्शन कमीशन का रुख ऐसा हो गया या रातों रात ईडी और सीबीआई जो कर रहे हैं कि ये तो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पर तो विपक्षी भ्रष्ट नेता भी आ जाते हैं तो उनकी सफ़ेदी जो है देखते ही बनती है। लेकिन बाकी हम विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ जो इस टाइम बीजेपी और बीजेपी अपने ज़रिए जो तमाम इंस्टीट्यूशन से करवा रही है वो हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि आज देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि पहली चीज़ ये एकदम सच बात है कि आज देश के मेहनतकश लोगों के लिए, देश की आम स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, छात्रों, नौजवानों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो भाजपा आरएसएस है। ये हमें बात माननी पड़ेगी और इनको इस चुनाव में हराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहती हूँ, सिर्फ इसी से अगर हम ये मान लेंगे कि ये फांसीवाद की मुकम्मल हार होगी तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए ये गलती लोगों ने
2004 में भी की थी, 2009 में भी की थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में भी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में फांसीवाद को रिप्रेजेंट करने की जो असली चेहरा है वो आरएसएस है। क्या कांग्रेस आरएसएस को बैन करेगी? देखिए कर्नाटक में तो उन्होंने कहा था बजरंग दल को हम बैन करेंगे, नहीं किया। यहाँ मंशा का सवाल नहीं है, मैं तो कांग्रेस की मंशा पे भी खैर शक करती हूँ, लेकिन अभी मंशा को किनारे लगा देते हैं। देखिए देश का पूंजीपति वर्ग चाहता है कि एक फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आरएसएस रहे। क्यों? क्योंकि वो जब वो स्टेट में नहीं होते हैं, जब वो पावर में नहीं होते, तब भी वो जंजीर में बंधे समान होते हैं, जो मजदूर वर्ग पर, जो मेहनतकशों पर जब पूंजीपति वर्ग चाहेगा वो अटैक करते हैं, उनके राइट्स पर अटैक करते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सच बात है कि ये आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन और इनको हराना चाहिए। और इसी मंशा से भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आरडब्ल्यूपीआई, जिससे कि मैं खुद संबंध रखती हूँ, चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। हम लोग 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, पुणे से, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर यूपी से, और हरियाणा में कुरुक्षेत्र से। और हम ये भी मानते हैं कि आज चुनावों के क्षेत्र में भी मेहनतकशों को अपना स्वतंत्र राजनीतिक पक्ष खड़ा करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने हकों को जितना भी हद तक इस पूंजीवादी व्यवस्था में हम लोग हासिल कर सकते हैं, वो भी हम तभी कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिवानी जी से जुड़े होते तमाम मुद्दों पर बात करिए कि किस तरीके से इस समय देश की राजनीति रुख बदल रही है, साथ ही बता रही है कि कैसे अब वो चुनावी प्रक्रिया में उनकी पार्टी और उनके कुछ नुमाइंदे जो अब शामिल होंगे, और जो मनुवादी एक पूरी सोच है जिस की कोशिश पूरे अंदर देश के अंदर की जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। फिलहाल मुझे तीसरे साथ आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।